हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। भैया हिंदी व्याकरण इंग्लिश से बहुत बदल जाता है हिंदी में। हिंदी व्याकरण इंग्लिश जो ग्रामर हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए चैप्टर लगेगा कि सेम है, लेकिन जब पढ़िएगा तो लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत बदल रहा है। और रियली ये बदलाव होता है, बहुत सारे बदलाव होते हैं। आपने जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया उसी में आप समझ गए होंगे कि कई तरीके से, क्योंकि उसमें इंग्लिश में कंठ, तालु, नासिका से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इंग्लिश इंग्लिश है भैया। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क कहां से निकला, ख कहां से निकला, या फिर किताब की जो शुरुआत की ध्वनि है वो किस चीज से आई है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदल जाता है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं केवल क्या बोलते हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन, और यहाँ पे फेमिनिन मैस्कुलिन का अर्थ चेंज हो जाता है। इंग्लिश में 4 गो जेंडर है, यहाँ पर 2 गो जेंडर। बताइए अब कितना दिक्कत होगा। तो जब जेंडर पढ़ाएंगे, लिंग पढ़ाएंगे, तो आपको उसमें भी पता चलेगा। ठीक है, इंग्लिश में 4 जेंडर होता है और बहुत आसानी से पहचान जाते हैं कि ये न्यूट्रल जेंडर है, स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, पम्मी फीमेल जेंडर है, आदित्य मेल जेंडर है कि नहीं, पहचान में आ गया। न्यूटर कॉमन ये, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल, पेन को, बेंच को, सबको या तो स्लिंग बनाना है, नहीं तो पुलिंग बनाना है। अब समझिए कि हमारे हिंदी व्याकरण में ये जो टॉपिक चल रहा है, ये बोर्ड के सारे स्टूडेंट के लिए जरूरी है, प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में बैठने वाले सभी बच्चों लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा। और जो भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी आपका आगे भविष्य तक पीछा नहीं छोड़ेगा, उसमें सब चीज के बारे में जानकारी है जो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बोलिए कौन सा क्वेश्चन है। तो वो तो पुलिंग ही है, उसको तुमको स्त्रीलिंग, हाँ वो स्त्रीलिंग बता रहा है अपने आप को, तो वो तुमको गुदगुदा रहा है, समझो। आइए हम समझ रहे हैं, ये सब उम्र में होता है। अब आते हैं, हमारा चैप्टर का सबसे पहला नाम है संज्ञा से लेके अवयव तक, यानी संज्ञा से अवयव। संज्ञा को नाउन कहते हैं, अवयव को यहाँ पे इनडिक्लाइनेबल्स कहा है। क्या कहा, इनडिक्लाइनेबल्स। और ये जो पूरा पार्ट है, ये इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। किसका पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद जिसको कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको शब्द और पद में अंतर बताया है। क्या बताया है, शब्द और पद में अंतर बताया है। सर तो यहां पर ये संज्ञा से अवयव क्यों नाम दे दिया। तो संज्ञा से लेकर अवयव तक, तो संज्ञा जैसे कि ये जो शब्द और पद में भिन्नताएं बताई गई हैं, यहां पे अच्छे से समझाया गया है कि यहां पर पद के 5 भेद है और बाकी जो बचेगा उसे अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। हम लोग जानते हैं कि ये शब्दों के मिलान से, यानी सब शब्द मिलाते हैं तो वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य बनता है। सब शब्दों के मिलान से वाक्य बनता है, और वो वाक्य में संज्ञा से लेके अवयव तक शब्द के प्रकार रहेंगे। जैसे हमने पढ़ा था इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको शब्द भेद कहा, और हमने एक सेंटेंस बनाया और पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा कि यही 8 गो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में होता है ना। उसी प्रकार से जब हम लोग वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में संज्ञा से लेके अवयव तक का उपयोग होता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा के बदले सर्वनाम, इन दोनों की विशेषता बतलाने वाला विशेषण, फिर उसके बाद क्रिया, काम करने वाला, फिर उसके बाद क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बतला और खुद की भी विशेषता बतलाए, फिर उसके बाद संबंध बोधक, फिर विस्मयादि बोधक, फिर संयोजक। ये तीनों जो आ गए, ये किस में रखा है, तो ये सब एक वाक्य में प्रस्तुत होने वाले अंग हैं, दैट इज अ पार्ट्स। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर जो बना है, हमारा शरीर सब अंग से मिलकर बना है। हाथ का अपना काम है, पैर का अपना काम है, मुंह का अपना काम है, दिमाग का अपना काम है। उसी प्रकार से वाक्य में इन सब शब्दों का अपना अपना काम है। वो कोई किसी की विशेषता बतलाएगा, कोई काम करेगा, कोई नाम होगा, कोई जोड़ने का काम करेगा। समझ में आ रहा है। चलिए, कहता है शब्द और पद। सर हम जानते हैं, सर आपने बताया था पिछले क्लास में ही कि सर शब्द शब्द होता है। सर क्या होता है, सर शब्द शब्द होता है। शब्द का मतलब होता है कि जो वर्णों के मेल से, अक्षरों के मेल से जो वर्ण है, उनसे जो अक्षर का उत्पत्ति होता है वो शब्द कहलाता है। तो सर शब्द और पद, इन दोनों में क्या अंतर है हम लोग देखेंगे। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है,
तो यह शब्द कहलाता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, कि राम आम खाता है, हमने क्या उदाहरण लिया? राम आम खाता है। ये बहुत पुराना उदाहरण है, ट्रेडिशनल रूप से चलते आ रहा है। तो अगर ये राम केवल अलग आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये शब्द है। क्या है? शब्द है। यानी वाक्य से जब अलग आ गया तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? शब्द कह दिया। परेशानी क्या? नहीं। और जब ये आ गया तो पूरे वाक्य में आ गया। और ये शब्द किसके मेल से बना है? वर्ण के मेल से बना है। वर्ण से बना शब्द और शब्द से बना वाक्य। और जो वाक्य के अलग होके कोई शब्द आएगा तब हम उसे शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। देखिए कहता है किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। तो जब ये पूरे वाक्य के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और वाक्य का ही अंग हो गया, आम खाता है कौन? राम, तो ये क्या बन गया? ये पद बन गया। क्या बन गया? पद। कब? प्रयुक्त का मतलब उपयोग होता है, साथ में आता है। राम आम खाता है एक वाक्य बना और वाक्य के साथ में ही राम है तो क्या बन गया? पद। लेकिन ये राम अगर इकलौता आएगा तो क्या बन गया? शब्द। विपद। कोई भी इकलौता आएगा तो बनेगा शब्द और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य। तो जब वाक्य बनेगा तो कोई भी शब्द क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पद। आइए कहता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द शब्द कहलाते हैं किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले पद कहलाते हैं। प्रयुक्त का मतलब होता है उपयोग होना, उसके साथ में आना। ठीक है ना? तो दिक्कत आ गया। ये पद के भेद। पद के कितने भेद? सर पद के 5 भेद होते हैं। लेकिन सर इंग्लिश में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद पढ़े थे? 8। यहां पे क्या बता दिया? 5। पहला कौन है? संज्ञा। दूसरा कौन है? सर्वनाम। तीसरा कौन है? विशेषण। चौथा क्रिया। और ये 5वां अवयव। बस यही 5 को बता दिया। और इस अवयव में फिर आगे जाके 3 बढ़ जाएगा। देखिए अवयव के अंतर्गत में आएंगे। खैर कोई बात नहीं, अवयव के बारे में चर्चा होगी। हमें अभी क्या पढ़ना है? 5 पद को, यानी 5 क्या पढ़ना है? शब्द भेद को पढ़ना, यानी पद के भेद। ठीक है ना? ये पद के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले किसको उठा रहे हैं हम लोग? संज्ञा को। सबसे पहले किसको उठा रहे हैं? संज्ञा को। चलिए उठा लीजिए। चलिए संज्ञा। अब बात करते हैं कि संज्ञा प्राचीनतम समय से ये नाम प्रस्तुत हो रहा है, आ रहा है। तो प्राचीन समय में संज्ञा किसके लिए इस्तेमाल होता था? हाँ, सबसे प्राचीन समय नहीं, ये तो इधर हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन एकदम प्राचीनतम, जिस समय में भगवान का युग चल रहा था, दैवीय युग चल रहा था, तो उस समय में संज्ञा क्या था? संज्ञा किसी का नाम था या क्या था? संज्ञा किसका नाम था? किसी व्यक्ति का नाम होगा। वो व्यक्ति कौन है ये जानना जरूरी है। और आई थिंक कि अगर जो क्लास 11th में होंगे, कर रहे होंगे, तो उन्हें जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने उस क्लास में भी चर्चा किया था। ये अभी का है, ये अभी का, ये प्रेजेंट में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ तुम बोले हो पहले। अगर क्लास 11th में जो पढ़े होंगे, मेमोरी पावर तेज होगा तो जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए आइए, इसीलिए पूरा खुश है, जो पढ़े वो सोच रहे कि क्या है। संज्ञा, सूर्य भगवान की पत्नी का नाम था संज्ञा। ठीक है, सूर्य भगवान की पत्नी का नाम था संज्ञा। हाँ, और संज्ञा बहुत ही विचलित थी क्योंकि सूर्य भगवान के प्रभाव को, उनके गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पिताजी के पास गई, कहीं कि पिताजी कैसे क्या होगा, तो पिताजी ने कहा बेटा तुम्हें तप करना होगा, तभी सूर्य भगवान के तप को तुम समा पाओगी अपने अंदर। तो फिर संज्ञा ने अपना ही छाया तैयार किया। ठीक है, अपना ही छाया तैयार किया क्योंकि वो सूर्य भगवान को बिना बताए हुए जाना था, नहीं तो सूर्य भगवान जाने नहीं देते। तो छाया तैयार किया। ये सब हिस्टोरिकल स्टोरी में बताया गया है। जब आप देखिएगा दैवीय बहुत सारी चीज है तो आपको ये दिखाएगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे ये बात सही है। छाया को तैयार किया, छाया एकदम सेम अपने जैसा। छाया का मतलब
जैसे हम जो हैं तो हमारी छाया बनती है ना, उस तरीके से उन्होंने छाया को सेम वही तैयार किया। फिर वो चली गई तप करने। सूर्य भगवान तो जानते थे कि संज्ञा है। अब सूर्य भगवान छाया के साथ गए, और छाया, क्योंकि छाया शांत होती है, सूर्य के प्रभाव से ही वो बनती है ना छाया, जिसको हम लोग शैडो कहते हैं, लाइट से। तो वो बहुत आसानी से सूर्य भगवान के प्रभाव को झेल ली, और फिर उनका एक पुत्र हुआ। झेलने का मतलब वो दोनों साथ में रहे, और उनका एक पुत्र हुआ, इसलिए नाम पड़ा उनका शनिदेव, छाया पुत्र शनिदेव। शनिदेव छाया के पुत्र हैं, और छाया किनकी छाया है? संज्ञा की छाया है। ठीक है, शनिदेव की पूजा हम लोग करते हैं ना। ओम सन शनेश्वराय नमः, ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम हिमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। छाया मात्र यानी माँ क्या है? छाया है। इसमें आया ना, तो इसीलिए ये जो है ये छाया पुत्र कहलाते हैं। तो अब से कोई पूछेगा तो भूलिएगा नहीं, प्राचीनतम समय से संज्ञा किसका नाम है? भगवान सूर्य की पत्नी का नाम है क्या? छाया। संज्ञा, संज्ञा की बनी छाया। ठीक है, छाया में पत्नी बने, फिर वो दोनों इतना नहीं, जब आई तो फिर संज्ञा आई, तो फिर छाया का अब क्या ही जरूरत था। तब तक तो छाया का एक पुत्र हो चुके थे, शनिदेव। इसीलिए शनिदेव का देखिएगा हर एक फोटो, जो हर एक उनका चित्र बनेगा, वो हर एक मूर्ति बनेगा, वो किस कलर में होता है? काले कलर में होता है। संज्ञा, परिभाषा, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, यानी दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम क्या बनेगा? संज्ञा बनेगा। कोई भी नाम हो जाए, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है, और दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा तथा उस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। यानी अगर दुनिया का कोई भी नाम होगा वो संज्ञा कहलाएगा। अगर किसी नाम से हम किसी को बुला रहे हैं तो उसी नाम से वो पहचाना जाता है। इसलिए हमारा नाम रखा था, पार्टिकुलर नेम होता है, सभी कोई को पहचानने का एक तरीका। तो संज्ञा हमें पहचान देती है। क्या देती है? पहचान। यानी कोई भी वस्तु को अगर हम, जैसे हमने कहा किताब, पहचान हो गया इसका, ये किताब है, तो ये किताब जो बना ये भी संज्ञा है। क्या है? स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि संज्ञा का जो रूप है, इसलिए हम लोग बात करें, जो प्रकार है वो थोड़ा बदलेगा। हमने संज्ञा के प्रकार कितने पढ़े थे? जैसे हमने 5 पढ़ा था पुराने रूप से, परंपरागत रूप से 5 था, आधुनिक रूप से 3 था। ठीक है, लेकिन यहां पर अलग अलग रूप में बताएगा। पहले बोला व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, व्युत्पत्ति यानी संज्ञा कैसे कैसे आया, इसके आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। जैसे रूढ़, रूढ़ का मतलब कृष्ण यमुना। दूसरा यौगिक, यानी रूढ़ शब्द है अपने आप में, ओरिजिनल फॉर्म में रूढ़ बोलते हैं, कृष्णा यमुना। यौगिक जैसे 2 चीजों से मिलकर बना, पन प्लस घट यानी पानी और घाट, पनघट बन गया। बताएंगे ये सब। पाठशाला यानी पढ़ने वाला जगह, जिसको हम लोग पाठशाला कहते थे, यौगिक कला। यौगिक का मतलब जो 2 शब्दों के मेल से बने। और तीसरा होता है योग रूढ़, यानी ये दोनों मिला हुआ ऊपर, पहला योग, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। ये 3 पकड़ना है इस बात को। जलज, जैसे जलज हो गया तो यौगिक अर्थ जल हो गया, ठीक है ना। जल में, यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु यौगिक, और योगरूढ़ का अर्थ कमल हो गया। क्या हो गया? कमल। यानी जलज को हम लोग कमल भी बोलते हैं, तो कमल का एक अपना ओरिजिनल रूप है, ये नाम है। जैसे कृष्ण अपने आप में नाम है, यमुना अपने आप में नाम है, तो जो अपने आप में ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, ओरिजिनल नाम को दर्शाएगा, उसे हम लोग रूढ़ कहेंगे। जो 2 नामों से मिलकर बना होगा, जैसे पानी का घाट, एक घाट और एक पानी है, तो पनघट बन गया। और जो योगरूढ़ होता है, जो योग का अर्थ देगा, जैसे कि हमने कहा जलज, यानी जो जल में उत्पन्न होने वाला, तो क्या होता है? जल में उत्पन्न कमल होता है। क्या होता है? कमल। तो कमल अपने आप में क्या है? रूढ़ है। और जो जल में उत्पन्न होने वाला यौगिक हो गया, यानी अनेक शब्दों से मिलकर बना है। ये वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? पहला क्या? रूढ़। दूसरा क्या? यौगिक। और तीसरा क्या? योगरूढ़। ठीक है, इसके ऊपर 5 उदाहरण देके लाना है आपको। ठीक है, होमवर्क में यही है। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार, जो हम लोगों ने पढ़ा है।
पहला व्यक्ति, दूसरा जाति, तीसरा द्रव्य, चौथा समूह और पांचवा भाववाचक। यही हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है ना, यही 5 हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये अर्थ की दृष्टि से है, अर्थ की दृष्टि से मतलब इसका उपयोग की दृष्टि से। व्यक्ति, व्यक्तियों का नाम, वस्तुओं का नाम, ये सब बताएगा। जाति, पूरी जाति का बोध कराएगा। समूह, पूरे समूह का बोध कराएगा। द्रव्य, कोई भी खाने पीने की वस्तु है जिसको नापा या तोला जा सके उसका बोध कराएगा। और भाव, जिससे भाव का बोध होता है, जैसे हम लोग छू या देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहां से आपको व्यक्ति संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को क्लियर करेगा। तो हम लोग अभी यहीं तक रहने देते हैं, हालांकि ये सारे टॉपिक आपकी क्लियर हैं ऑलरेडी, ठीक है, बस खाली हमको समझाना है और करते जाना है। आपका होमवर्क क्या मिला है, ये ई वाला मिला है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो 3 प्रकार के हैं उसको 5-5 को एग्जाम्पल लिख के लाना है। हाँ, तीनों का, रूढ़ का 5 गो, यौगिक का 5 गो और योगरूढ़ का 5 गो, ठीक है ना। और योगरूढ़ का 5 गो तो आप उसे बताइएगा, जैसे जलज कैसे दे दिया, ठीक है ना। देखिए, रूढ़ जो अपने होगा वास्तविक फॉर्म में होगा। जैसे कृष्ण को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अपने आप में नाम है। यमुना अपने आप में नाम है। गंगा अपने आप में नाम है, तो ये बन गया रूढ़, ओके। लेकिन जब हमने बोल दिया पनघट, तो पनघट यानी पानी वाला घाट, ठीक है। हमने कह दिया पनघट के बाद और भी एक आध जगह का नाम बता दीजिए। ठीक है, जैसे एक आध जगह का नाम हम लोग क्या नाम ले लें, वायुयान, समझिएगा, वायु में उड़ने वाला यान, वायुयान हो गया। तो इस प्रकार के बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, यौगिक। और योगरूढ़ जो हो जाएगा जिसका एक अपना मीनिंग है, जैसे कि जल में उगने वाला, ठीक है, मिट्टी में खिलने वाला, मिट्टी में होने वाला, ऐसा अर्थ दे और उसका एक अलग अर्थ निकले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, योगरूढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे, योगरूढ़, ठीक है। तो इसको ढूंढकर एग्जांपल करके लाइएगा। आज का सेशन यहीं पर रोकेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और संज्ञा खत्म कर देंगे, ठीक है। संज्ञा कल के क्लास में खत्म हो जाएगा, तो सब रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। बोलो ना क्या बाबू, मुहावरा नहीं, देखो मुहावरे, योगरूढ़ मुहावरा एक अलग हो गया जिसका अर्थ अलग स्पष्ट करता है। मुहावरे के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे कि ये संज्ञा, तो मुहावरे में हर एक चीज मिल के आते हैं। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ये अलग अर्थ प्रकट करता है। मुहावरे एकदम शब्द के, जैसे हमने कहा जलज, तो जलज यानी इसका मतलब है कि जल में होने वाला यानी कमल। तो इसको हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वायु में उड़ने वाला, वायुयान, ठीक है। पवन पुत्र, पवन जी का पुत्र हनुमान, पवन पुत्र आया ना नाम, क्या, 10 सिर वाला, हाँ 10 सिर वाला दशानन। हाँ, तो दशानन जब हम लोग बात करेंगे तो 10 ये नंबर हो जाता है। ये सब भी पढ़िएगा आगे जाके आप लोग। इसमें आएगा, क्या बोलते हैं, नहीं समास में, संधि में, ये सब, हाँ ये सब आप लोग बनेगा। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, ये सब में अलग अलग तरीके से आएंगे। चलिए स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।